हेलो एंड वेलकम टू जीनियस इंडियन। मित्रों, 70,000 साल पहले हमारे पूर्वज नगण्य जानवर थे, पावरलेस एंड इनसिग्निफिकेंट एनिमल्स। बड़े दिमाग और पत्थर के तेज हथियार होने के बावजूद उन्हें हमेशा शेर और चीतों का डर लगा रहता था। वे बड़ी मुश्किल से बड़े जानवरों का शिकार कर पाते थे और वे मुख्य रूप से फलों और सब्जियों को इकट्ठा करके, कीड़ों मकोड़ों को इकट्ठा करके और छोटे जानवरों को मारकर अपना जीवन यापन करते थे। और कई बार जब इन सब प्रक्रियाओं से भी भोजन अवेलेबल नहीं होता था तो वे अन्य शक्तिशाली मांसाहारी जानवरों द्वारा मारे गए पशुओं के बचे खुचे मांस को खाकर दिन गुजारते थे। जब एक टाइगर एक भैंसे को मार देता था तो हमारे पूर्वज झाड़ियों के पीछे छुपकर उस बाघ के वहां से जाने का इंतजार करते थे और उसके जाने के बाद वे तेंदुए और लकड़बग्घे के जाने का रास्ता देखते थे। और इन सब के वहां से चले जाने के बाद ही वे झाड़ियों से बाहर आते थे और जो कुछ थोड़ा बहुत बचा खुचा मांस उन्हें उस भैंसे की हड्डियों पर लगा मिलता था वे उसे खाते थे। और चूंकि ये उनके भोजन के लिए पर्याप्त नहीं होता था तो वे अपने पत्थरों के हथियारों की मदद से उस भैंसे की हड्डियों को तोड़कर उसके अंदर से मैरों निकालकर खाते थे। जैसा कि आप समझ सकते हैं, हमारे पूर्वज उस जमाने में बिल्कुल कमजोर थे, पूरी तरह से बेबस और लाचार थे और एकदम महत्वहीन थे। और उस समय की दुनिया पर उनका प्रभाव एक साधारण मैदानी चूहे या किसी सांप या तोते से ज्यादा नहीं था। तो सवाल उठता है कि अचानक हमारे उन बेबस और कमजोर पूर्वजों ने ऐसा क्या कर डाला कि वे अल्टीमेटली इस धरती के निर्विवाद शासक बन बैठे। कैसे उन्होंने अपने से कहीं ज्यादा मजबूत और कहीं ज्यादा बड़े बाघों और शेरों और हाथियों को धराशायी कर दिया। इन सब सवालों के और ऐसे कई और सवालों के जवाब देती है वो किताब जो आज हमारी चर्चा का विषय है। इसका टाइटल है सेपियंस और इसके लेखक हैं आज की दुनिया के महानतम विचारकों में से एक युval नोआ हरारी। युval हरारी पेशे से इतिहासकार हैं और यरूशलेम के हिब्रू विश्वविद्यालय में इतिहास के प्रोफेसर हैं और उन्होंने सेपियंस के अलावा 2 और पॉपुलर साइंस बेस्ट सेलर्स लिखे हैं, होमो डियस और 21 लेसन्स फॉर 21st सेंचुरी। और इन सब सवालों का जवाब देने के लिए युval नोआ हरारी ब्रह्मांड के मूल से लेकर आज तक के सफर पर सेपियंस में प्रकाश डालते हैं और इसी के दौरान वे ब्रह्मांड के कुछ सबसे विशेष प्रोसेसेस को डिफाइन भी करते हैं। उनके अनुसार मैटर, एनर्जी, टाइम और स्पेस के आपसी वार्तालाप की कहानी को फिजिक्स कहते हैं। एटम्स, मॉलिक्यूल्स और उनके इंटरैक्शंस की कहानी को केमिस्ट्री कहते हैं और ऑर्गेनिजम्स या जीवों की कहानी को बायोलॉजी कहते हैं। लगभग 70,000 साल पहले होमो सेपियंस प्रजाति से संबंधित जीवों या ऑर्गेनिजम्स ने, यानी कि हमारे पूर्वजों ने, और भी अधिक विस्तृत या जटिल संरचनाएं बनानी शुरू की जिन्हें हम आज संस्कृति कहते हैं। और इन मानव संस्कृतियों के विकास को इतिहास या हिस्ट्री कहा जाता है। और युval के अनुसार इसी संस्कृति के विकास और मानव सभ्यता के प्रस्फुटन ने हमारे पूर्वजों को दूसरे जानवरों से कहीं अधिक कमजोर होने के बावजूद इस पृथ्वी का स्वामी बना दिया। उनके अनुसार अगर हमारे पूर्वज शारीरिक रूप से कमजोर थे तो एक बात में वे दूसरे सब जानवरों से बहुत बहुत आगे थे और वो थी उनमें परस्पर सहयोग की भावना। पारस्परिक हित के लिए हमारे पूर्वज कंधे से कंधा मिलाकर काम कर सकते थे। आपस में सहयोगपूर्ण वार्तालाप करके, अपने दिमाग का इस्तेमाल करके वे जटिल समस्याओं के हल ढूंढ सकते थे और उनकी इसी विशेषता ने उन्हें शेरों और हाथियों और दूसरे बड़े जानवरों पर विजय दिलाई। उनका कहना है कि यदि आप आज भी एक चिंपैंजी को और एक मनुष्य को एक आइलैंड या द्वीप पर अकेला छोड़ देते हैं तो इस बात के पूरे चांसेस हैं कि बंदर वहां पे ज्यादा दिनों तक सरवाइव कर जाएगा। भले ही वो आदमी इस दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान हो, भले ही उसके पास अल्बर्ट आइंस्टीन का दिमाग हो, वो 10, 15 या 20 किलो के वजन के बंदर के मुकाबले ज्यादा सरवाइव नहीं कर पाएगा। उनका कहना है कि अगर हम एक इंसान का मुकाबला एक बंदर से कराएंगे तो आज भी बंदर आगे रहेगा। अगर हम 10 इंसानों का मुकाबला 10 बंदरों से कराएंगे तो भी 10 बंदर इंसानों के मुकाबले बेहतर साबित हो सकते हैं। लेकिन यदि आप 1000 बंदरों के खिलाफ 1000 मनुष्यों को किसी आइलैंड या द्वीप पर छोड़ देते हैं तो यह निश्चित है कि वे 1000 मनुष्य कुछ ही समय में
उन 1000 बंदरों के गले में डोरी बांधकर उनका सर्कस बना देंगे, उन्हें अपने इशारों पर नचाएंगे। और वो इसलिए कि जहां 1000 मनुष्यों को आपस में सहयोग करने में कोई खास दिक्कत नहीं होगी, 1000 बंदरों के लिए यह कार्य पूरी तरह से इम्पॉसिबल है। हमारे देश में कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम में रूटीनली क्रिकेट के 75,000 दीवाने साथ साथ बैठकर विराट कोहली और धोनी की बैटिंग का मजा लेते हैं। लेकिन अगर आप किसी तरह से 75,000 बंदरों को ईडन गार्डन्स में छोड़ भी देंगे तो भी वे कभी भी साथ साथ बैठना मंजूर नहीं करेंगे। सिर्फ इंसान ही एकमात्र ऐसा जानवर है जो बड़ी संख्या में सहयोग कर सकता है, जो बड़े लचीले ढंग से सहयोग कर सकता है। और इसीलिए युवल हरारी कहते हैं कि पूरे मानव इतिहास में मानव जाति की सभी विशाल उपलब्धियां, चाहे वे पिरामिड्स का निर्माण रही हों, या चंद्रमा तक उड़ान रही हों, या ताजमहल का कंस्ट्रक्शन रहा हो, या आईफोन का डेवलपमेंट, ये सब उपलब्धियां हम इंसानों की व्यक्तिगत क्षमताओं की वजह से नहीं हैं। उनका असली कारण है हम इंसानों की एक दूसरे के साथ बड़ी संख्या में लचीले ढंग से सहयोग करने की क्षमता। मनुष्यों और अन्य जानवरों के बीच वास्तविक अंतर व्यक्तिगत स्तर पर नहीं है, वास्तविक अंतर सामूहिक स्तर पर है। मनुष्य आज पूरी पृथ्वी पर राज करते हैं क्योंकि वे ही एकमात्र ऐसे जानवर हैं जो बहुत बड़ी संख्या में और बड़े ही लचीले तरीके से आपस में सहयोग कर सकते हैं। इस मोड़ पर आप कह सकते हैं कि ऐसे तो मधुमक्खियां और चींटियां भी आपस में सहयोग करती पाई जाती हैं, और आपकी ऑब्जर्वेशन एक लेवल पर सही होगी। ये सही है कि मधुमक्खियां और चींटियां बड़ी संख्या में आपस में सहयोग कर सकती हैं, लेकिन वे ऐसा लचीले ढंग से नहीं कर सकती। उनका सहयोग बहुत सीमित होता है। वे सिर्फ एक सीमित दायरे में आपस में तालमेल रख सकती हैं, लेकिन यदि किसी कारणवश उस वातावरण का प्रारूप बदल जाए तो वे किसी नए तरह की सामाजिक व्यवस्था का विकास नहीं कर सकती। दुनिया में ऐसे कई देश हैं जहां राजा या रानी का सिस्टम खत्म हो गया है, जहां आज की तारीख में इलेक्शंस के द्वारा देश के प्रतिनिधि चुने जाते हैं, लेकिन चींटियां अपनी रानी के बिना नहीं रह सकती। और इन्हीं कारणों की वजह से युवल हरारी कहते हैं कि उनका सहयोग लचीला नहीं है, वो फिक्स्ड है, वो परमानेंट है, वो प्री प्रोग्राम्ड है। मित्रों, युवल नोआ हरारी ने बिग बैंग से लेकर आज तक की घटनाओं को एक ऐसे सूत्र में बांधकर पेश किया है जिससे हमारे मानवीय इतिहास के कई अनदेखे पहलू हमें नजर आते हैं। कहने की जरूरत नहीं कि आज मैंने जो कुछ डिस्कस किया वो उनकी इस लाजवाब पुस्तक का एक बहुत ही छोटा सा अंश है, और इसका पूरा आनंद लेने के लिए आपको उसे पढ़ना चाहिए। और क्योंकि ये बुक इतनी अनोखी है, मैं एक बार इसे फिर से डिस्कस करूंगा अगले एपिसोड में, सो कृपया उसे मिस न करें। और उसे मिस न करने का सबसे आसान तरीका है जीनियस इंडियन चैनल को सब्सक्राइब करना। और जीनियस इंडियन वीडियोस के ज्ञान के प्रकाश को चारों ओर फैलाने का सबसे आसान तरीका है इस वीडियो को लाइक और शेयर करना। और इस चैनल को इंप्रूव करने का सबसे आसान तरीका है अपने विचारों से मुझे अवगत कराना। और अंत में आज की इस चर्चा को समाप्त करने का सबसे सही तरीका है आपको अपना समय निकालने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।